हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे वेरियस एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं अगले कुछ महीनों में, उनमें हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस, ये कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। किस वजह से मनाया जाता है? महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से मुंबई वापस लौटे थे सन 1915, तो जनवरी 9 को ही लौटे थे, इसलिए ये प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। और ये 2003 से शुरुआत की गई थी इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। देन सेकंड, सारस मेला, ये कहाँ आयोजित किया गया, किस लिए आयोजित किया, इसका क्या फुल फॉर्म है, देखते हैं। सेल ऑफ आर्टिकल्स इन रूरल आर्टिसंस सोसाइटी, जो कि दीदी लखपति त्रिपुरा अग्रगाती, तो मतलब त्रिपुरा में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो वुमेन एम्प्लॉयड हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। देन थर्ड, जनरल डोंग जुन, ये किस देश से रिलेटेड हैं और ये रिसेंटली किस देश के डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए हैं? तो इसका आंसर है चाइना। चाइना के नए डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। अपॉइंटमेंट हर एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। देन एक एनुअल बिजनेस इवेंट, जिसे रशियन डेवोस भी कहा जाता है, ये हर साल रशिया में किस सिटी में होता है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग में 1997 से चला आ रहा है। इसको सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम भी कहते हैं। इसका जो हम रूप है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मीट होता है उसको डेवोस कहते हैं, तो वो डेवोस में होता है, इसलिए इसको रशियन डेवोस बोल रहे हैं। इसको आप ध्यान रखिए। नेशनल यूथ फेस्टिवल कब मनाया जाता है? ये हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी है। और ये इस साल नासिक में मनाया गया। एक 5 दिन का यूथ फेस्टिवल होता है। देन सिक्स, डेविड वार्नर, ये रिटायर हुए हैं ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट से, तो ये किस देश से संबंधित हैं? ये क्रिकेट खेलते हैं और ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है। नेक्स्ट, सेवेंथ, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ वुमेन LBSITW ने एक सैटेलाइट लॉन्च करी है जिसका नाम है नैनो सैटेलाइट VSAT। तो ये कहाँ से लॉन्च की गई है? तिरुवनंतपुरम से। तो जो VSAT है इसका फुल फॉर्म है वुमेन इंजीनियर्ड सैटेलाइट। और ये इसरो का जो एक्सपोसैट मिशन, यानी कि PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन था, उसमें सेकेंडरी पेलोड बन के गया है, तो आप ये नोट कर सकते हैं। एट्थ, डेली पेमेंट जो है UPI ट्रांजैक्शन जो NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने उसकी लिमिट हाल ही में 1 जनवरी 2024 से बढ़ा दी है, तो वो 1 लाख की लिमिट हो गई है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि RBI ने ये जो ट्रांजैक्शन लिमिट है हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फ़ीस जमा करने के लिए 5 लाख की दिसंबर 8, 2023 से ही ब्रॉड कर रखी है। नेक्स्ट, नाइन्थ, माँ मणिकेश्वर यूनिवर्सिटी जो कि न्यूज़ में थी, वो कहाँ लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा। इसको पहले कालाहांडी यूनिवर्सिटी बोला जाता था। अब ये रीजनल डाइटी माँ मणिकेश्वरी के नाम से जानी जाएगी। पहला डीप सी पोर्ट बांग्लादेश का कहाँ स्थित है? ये मातार बारी पोर्ट जो है, मातार बारी पोर्ट वहाँ है बांग्लादेश का पहला डीप सी पोर्ट। इसको बनाने के लिए जो असिस्टेंस मिली है बांग्लादेश को, वो जापान से मिली है और ये 2027 तक ऑपरेशनलाइज होगा। और 11वां क्वेश्चन चलते हैं। रिसेंटली ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल जो है सागर मैत्री मिशन 4, सागर मैत्री मिशन 4, ये किस वेसल से ऑर्गेनाइज किया गया? INS सागर ध्वनि। तो INS सागर ध्वनि मतलब कि इंडियन नेवल शिप सागर ध्वनि के द्वारा आयोजित किया गया। और ये सागर मैत्री मिशन 4 जो है ओमान की तरफ जा रहा है, ओमान की तरफ जा रहा है। इसका गोल जो है वो लॉन्ग टर्म साइंटिफिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करना ओमान के साथ और इंडियन ओशन रिम कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ। इससे इंडिया की जो कैपेबिलिटीज़ है मरीन साइंस और टेक्नोलॉजी में, वो डेवलप होगी, शोकेस होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिससे कि विटनेस की सेफ्टी को सिक्योरिटी थ्रेट से
बचा सकें। तो स्कीम का नाम है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने एरी सिल्क स्पिनिंग प्लांट एस्टेब्लिश कहाँ किया है? तो ये मूशलपुर, आसाम में। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने एरी सिल्क स्पिनिंग प्लांट को मूशलपुर, आसाम में स्थापित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, इस पूरे प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो 15 करोड़ है, जिससे कि 25,000 हाउस होल्ड्स में सिल्क प्रोडक्शन को हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 14। Since which year India and Pakistan exchange list of nuclear installation and facilities in first week of January? किस साल से इंडिया और पाकिस्तान आपस में एक लिस्ट आदान प्रदान करते हैं कि उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस कहाँ कहाँ स्थित हैं, जिससे कि अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो तो वो इन जगहों का ध्यान रखें जिससे मास डिस्ट्रक्शन ना हो पाए। तो ये 1992 से चला आ रहा है ये प्रथा। इसके साथ ही आप इंडस वाटर ट्रीटी को भी रिवाइज करें, वो कब से चला आ रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने बात किया ये 1992 से चला आ रहा है, साइन हुआ था 1988 में, ताकि वो प्रोहिबिशन ऑफ अटैक करे अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम जो कि प्राइमरी एम करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस देना टीबी के पेशेंट्स को? तो ये निक्षय पोषण अभियान है, काफ़ी पुराना करंट अफेयर है जो कि न्यूज़ में रहता है। निक्षय पोषण अभियान इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियली गिविंग बेनिफिट्स टू टीबी पेशेंट्स। टीबी पेशेंट्स को हर महीने 500 रुपये की सहायता दी जाती है इसमें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू, जो कि उनको हेल्प कर सकती है उनकी दवाइयाँ और आदि खर्च के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी कमेटी सेटअप हुई है इस इशू को एग्जामिन करने के लिए कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होए या ना होए? तो ये रामनाथ कोविंद जो है कमेटी फॉर्म हुई है, इसका काम है साइमल्टेनियस इलेक्शंस, यानी कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस साइमल्टेनियसली हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इस कमेटी का नाम ज़रूर ध्यान रखें। क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। अडोरा मैजिक सिटी, ये जो फर्स्ट होम ग्रोन क्रूज शिप है, ये किस कंट्री से रिलेटेड है? तो ये चाइना से रिलेटेड है। अडोरा मैजिक सिटी जो कि एक फर्स्ट होम ग्रोन क्रूज शिप है, ये चाइना ने निर्मित की है। चाइना की पहली होम ग्रोन क्रूज शिप है अडोरा मैजिक सिटी, जो कि शंघाई पोर्ट से लॉन्च की गई। नेक्स्ट चलते हैं, मोहम्मद यूनिस जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2006 में, किस चीज़ के लिए? माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग के लिए। और रिसेंटली वो न्यूज़ में थे, तो वो किस कंट्री से रिलेटेड है? तो वो बांग्लादेश से रिलेटेड है। वो एक पॉलिटिकल ट्रबल में पड़ गए हैं, लीगल ट्रबल में पड़ गए हैं बांग्लादेश में, जिन्होंने ग्रामीण बैंक के साथ साथ बहुत सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया था, तो वो बांग्लादेश कंट्री से एसोसिएटेड हैं। फिर चलते हैं, एज़ पर रिसेंट रिपोर्ट कितने प्रतिशत भारतीय एग्रीकल्चर इंपोर्ट जो हैं 2023 में, उसमें से वेजिटेबल ऑयल्स, पल्सेस और फ्रूट्स को रहे? तो 72.1% जो इंपोर्ट थे इंडियन एग्रीकल्चर के, उसमें से 72% जो थे वो वेजिटेबल ऑयल्स, पल्सेस और फ्रूट्स के रूप में थे। तो मतलब जो इंडिया का इंपोर्ट है वो हेविली रिलायंस है किसकी? वेजिटेबल ऑयल्स के ऊपर, पल्सेस के ऊपर, ड्राइड फ्रूट्स के ऊपर। ठीक है, इससे हम यहाँ सीख सकते हैं, जिसमें से 72% में से इकलौता पाम ऑयल जो है वो अकाउंट करता है 51.9% को। अगला चलते हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च्ड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री टू स्क्रीन पीपल फॉर सिकल सेल डिजीज़? सिकल सेल डिजीज़ के लिए कोई मिशन लॉन्च किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने, तो उसका नाम क्या है? नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। नेक्स्ट चलते हैं, विच एनिमल हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द नेशनल सिंबल ऑफ किर्गिस्तान? ये न्यूज़ में रहा है, हमने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है। तो ये स्नो लेपर्ड है। स्नो लेपर्ड को वहाँ पे नेशनल सिंबल बनाया गया है। वहाँ पे तियान शान माउंटेन रेंज जो है किर्गिस्तान कंट्री में, वहाँ पे ये जनरली हैबिटेट बनाता है अपना। और किर्गिज़ फोकलोर के में देखा जाए तो ये सिंबल ऑफ ग्रेटनेस, नोबिलिटी और रेजिलियंस है, इसलिए वहाँ पे उसे सेक्रेड सिंबल माना गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस यूटी ने रिकॉर्ड बना के पहला यूटी बन गया है जो कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम को अप्लाई कर रहा है या फिर एनेबल कर रहा है? तो जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी ऐसी पहली यूनियन टेरिटरी बन गई है जो कि पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू कर रही है? तो जम्मू एंड कश्मीर।
23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। वट डिस्टिंग्विशेस द न्यू चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर फूजियान फ्रॉम इट्स प्रीडिसेसर्स। तो मतलब जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर फूजियान बनाया है चाइना ने, वो अपने पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर से कैसे अलग है। तो यहाँ पे जो है ई-माल्स नाम की टेक्निक नहीं है वहाँ पे, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। तो जो एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम है वो इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली कंट्रोल होगा, जिससे कि वो उड़ान भर सकते हैं एक शिप से। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये, फूजियान जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो चाइना से संबंधित है और उसमें नई टेक्नोलॉजी आई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इशूड द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर समनिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लॉन्च किया है जिससे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में वो समन भेज सकें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल चीता दैट रिसेंटली गेव बर्थ टू 3 कब्स इन कूनो नेशनल पार्क। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में जो लोकेटेड है, वहाँ पे अफ्रीकन चीतास को स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें से एक फीमेल चीता ने 3 कब्स को, मतलब कि 3 नवजात शिशुओं को जन्म दिया है। तो उस फीमेल चीता का नाम क्या है? आशा। आशा उस फीमेल चीता का नाम है। ठीक है, इसमें आप ये ध्यान रख सकते हैं। देन 26 क्वेश्चन है। नाटो ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 1000 यूनिट्स ऑफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेने का। तो नाटो ने जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 1000 यूनिट्स ऑफ दिस मिसाइल सिस्टम, तो वो कौन सी मिसाइल सिस्टम है? वो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है, जो कि ये $5.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, जो रशिया से थ्रेट आ रहा है, उन्हें इससे बचने के लिए जो नाटो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसको डिफेंस सिस्टम को अपनाने का देखा है। तो पेट्रियट सिस्टम जो है वो सप्लाई कौन करता है? तो यूएस और जर्मन जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो इस सिस्टम को सप्लाई करते हैं। ओके, देन विच कॉर्पोरेट ग्रुप मेड द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू इलेक्टोरल ट्रस्ट। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो आप 1 डे एग्जामिनेशंस में इसको देख सकते हैं। तो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, जो कि सबसे बड़ी कंपनी थी जिन्होंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन दिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स में अराउंड 87 करोड़ का कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर्किटेक्ट फर्म हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय अदानी ग्रुप फॉर प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट सिटी मास्टर प्लान ऑफ धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो धारावी को रीडेवलपमेंट करने के लिए अदानी ग्रुप ने किस आर्किटेक्ट फर्म को टेंडर दिया है? तो है ये हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, टेंडर दिया है। धारावी जो मुंबई में स्लम है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्लम जिसे माना जाता है, उसको रीडेवलपमेंट के लिए अदानी ग्रुप ने हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर को इसका टेंडर दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच कंपनी वन द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स इन द रिसेंट ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो ये ONGC लाइसेंसिंग पॉलिसी में किस कंपनी को हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स मिले हैं? तो ONGC को मिले हैं। 7 आउट ऑफ 10 एरियाज अवॉर्डेड फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। 7 एरिया 10 में से ONGC को अकेले मिल गए हैं। ONGC को 10 में से 7 एरिया मिल गए हैं ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ बायोसिमिलर एंटी डायबिटिक ड्रग रिसेंटली लॉन्च्ड बाय ग्लेनमार्क इन द इंडियन मार्केट। तो एक बायोसिमिलर एंटी डायबिटिक ड्रग है, उसका क्या नाम है? लीराफिट उसका नाम है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने इसको लॉन्च किया है। ये एक बायोसिमिलर है, एक पॉपुलर एंटी डायबिटिक मेडिसिन जिसका नाम है लीराग्लूटाइड का ये एक बायोसिमिलर है लीराफिट, जिसे ग्लेनमार्क ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे इंडिया में ये 70% चीपर है, जिससे कि थेरेपी जो है वो अफोर्डेबल हो पाएगी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रोहिबिटेड गवर्नमेंट ऑफिसेज फ्रॉम परचेजिंग पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल फ्रॉम जनवरी 1, 2024। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनवरी 1, 2024 से इस स्टेट में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो डीजल और पेट्रोल के व्हीकल नहीं ले पाएंगे। तो ये स्टेट है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ऐसा लॉ निकाला है। केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही वो यहाँ पे परचेज़ कर पाएंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स।
क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन ने CCRS के साथ स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम को लॉन्च किया है जो कि क्लिनिकल स्टडीज़ आयुर्वेदा में प्रमोट करता है? तो स्मार्ट 2.0 CCRAS ने नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। CCRAS की फुल फॉर्म भी आप देख लें, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। तो इसने नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ स्मार्ट 2.0 लॉन्च किया है जो कि क्लिनिकल स्टडीज़ को प्रमोट करेगा, आयुर्वेदास में प्रायोरिटी देगा। नेक्स्ट चलते हैं। हु इज़ करंट CEO ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C का 2024 में कौन जो है वो CEO है? तो यहाँ पे राजेश कुमार जी हैं, वो जहाँ पे इसका CEO का पद संभाल रहे हैं। जो I4C जो है वो एक बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, ये आप ध्यान रखें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ चिप वॉर द फाइट फॉर वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी? हु इज़ द ऑथर ऑफ चिप वॉर? इस बुक का ऑथर कौन है? चिप वॉर द फाइट फॉर वर्ल्ड मोस्ट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। तो इनका ऑथर है क्रिस मिलर। क्रिस मिलर इनके ऑथर हैं। क्रिस मिलर ने ये किताब लिखी है जो कि एक्सप्लेन करती है US चाइना के बीच में जो सेमीकंडक्टर की राइवलरी चल रही है। क्रिस मिलर, चिप वॉर से आप याद रखें, C से क्रिस, C से चिप, US चाइना सेमीकंडक्टर राइवलरी। नेक्स्ट चलते हैं। किस मोटिवेशनल स्पीकर और NGO फाउंडर ने को अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर गवर्नमेंट्स विकसित भारत अभियान? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विकसित भारत अभियान जो इनिशिएटिव है तो उसको अमिताभ शाह जो एक स्पीकर हैं मोटिवेशनल और NGO फाउंडर भी हैं, जिनका NGO का नाम है युवा अनस्टॉपेबल, उनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है विकसित भारत अभियान प्रोग्राम के लिए। तो CSR में काफ़ी जाने माने चेहरे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FMR एज मेंशन्ड इन द न्यूज़ रिगार्डिंग इंडियाज बॉर्डर विद म्यांमार? तो FMR क्या है? फ्री मूवमेंट रजीम। फ्री मूवमेंट रजीम है जो इंडियन और म्यांमार बॉर्डर से लोकेटेड जो इश्यूज़ रहते हैं उसके बारे में बात करता है कि जो 16 किलोमीटर तक की बाउंड्री है इंडिया के अंदर और म्यांमार के अंदर वो एक्सेसिबल है इस एग्रीमेंट के अंदर। तो इसकी रीअसेसमेंट होने वाली है 75 सालों के बाद, तो आप उसको ध्यान रखें। यहाँ पे म्यांमार के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की, तो वो कौन सी हैं उसको हम याद रखते हैं अरुणा मामी से, जहाँ पे जो अरु है वो अरुणाचल है, ना है जो नागालैंड है, माँ इसमें मणिपुर है और मी यहाँ पे मिज़ोरम है। तो अरुणा मामी से आप याद रखिए जो इंडिया के स्टेट हैं म्यांमार से बॉर्डर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्लान्स टू डेवलप अ टी पार्क? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कौन सी नदी के किनारे टी पार्क को डेवलप करना चाहती है? तो ये है हुगली नदी। हुगली नदी बंगाल की मेन नदी है और यहाँ से क्या होगा, दार्जिलिंग टी एक्सपोर्ट है उसकी वैल्यू एडिशन में हेल्प होगी और उसको एक्सपोर्ट हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। विच स्टेट विल फीचर इंडियाज फर्स्ट पर्सनल रैपिड ट्रांजिट और PRT कॉरिडोर एज पार्ट ऑफ इट्स मेट्रो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर? तो ये आने वाले UPSC एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि उत्तराखंड में जो अपनी मेट्रो रेल चलाएंगे उसमें ही इंक्लूड कर रहे हैं भारत का पहला पर्सनल रैपिड ट्रांजिट और PRT कॉरिडोर। इसे आप जो दिल्ली मथुरा वाला कॉरिडोर है, दिल्ली मेरठ वाला कॉरिडोर है, उससे कंफ्यूज ना कर लेना, दैट इज़ डिफरेंट, जो कि हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर जो है दैट इज़ डिफरेंट। इंडियाज़ फर्स्ट पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्ट PRT कॉरिडोर जो कि मेट्रो रेल के साथ ही इन्वॉल्व कर रहे हैं, दैट इज़ उत्तराखंड में PRT कॉरिडोर मेट्रो रेल के साथ साथ बनाया जाएगा। तो ये जो कॉरिडोर है वो हरिद्वार एंड ऋषिकेश से देहरादून एयरपोर्ट तक बनाया जाएगा। हरिद्वार ऋषिकेश से देहरादून एयरपोर्ट तक बनाया जाएगा। तो जहाँ पे प्रीपेड ऑटोज़ वो हैं वो रिप्लेस करेंगे डिजिटल मीटर्स को, ताकि वाइड इंटीग्रेटेड रेल स्ट्रेटजी ये बना पाए। तो 30 किलोमीटर का ये ट्रांजिट सिस्टम होगा, इसको आप ध्यान रखें। तो जो हट्टी कम्युनिटी है, क्वेश्चन नंबर 39 को देखें हम। द हट्टी कम्युनिटी विच वॉज रिसेंटली न्यूज़ फॉर लीगल डिस्प्यूट
फॉर इट्स इंक्लूजन इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट इज प्राइमली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो हट्टी कम्युनिटी हिमाचल प्रदेश से एसोसिएटेड है। इनका कुछ इशू चल रहा है कि इन्हें एसटी स्टेटस दिया जाए, ग्रांट किया जाए। पहले दिया गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद दोबारा से इसका हटा लिया गया है। तो इसको आप देख सकते हैं, हट्टी कम्युनिटी हिमाचल प्रदेश से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 40। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला जी को, जो कि 1988 बैच इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर है, उन्हें महाराष्ट्र का पहला वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं यहीं पे। विच कंट्रीज होस्ट टू 19th समिट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट 2024। विच कंट्रीज होस्ट ऑफ 19th समिट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट ऑफ 2024। 19वीं समिट जो कि नॉन अलाइन मूवमेंट की हो रही है 2024 में, तो उसका जो हेड है, होस्ट कर रहा है, वो युगांडा कर रहा है। युगांडा नॉन अलाइन मूवमेंट को होस्ट कर रहा है। कौन सी समिट को? 19th समिट को, जो कि कंपाला में आयोजित की जाएगी जनवरी 17 से 2020 तक। यहाँ पे एस जयशंकर, जो कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो इस समिट में भाग लेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो कि गवर्नमेंट इशू करता है, उनका प्राइमरी पर्पस क्या रहता है? तो उसका पर्पस रहता है टू कंटेन सब स्टैंडर्ड इम्पोर्ट्स। जो ऐसे इम्पोर्ट्स होते हैं जो कि स्टैंडर्ड मैच नहीं करते, इम्पोर्ट क्वालिटी के सब स्टैंडर्ड होते हैं, उनको रोकने का ये काम करते हैं। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने 65 ऐसे ऑर्डर्स को इशू किया गया है, जो कि ये ओवरऑल जो है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर देखा जाता है, और ये WTO एग्रीमेंट और टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड के अंदर अलाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में हम देखें तो पूछता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ भारत पार्क। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ भारत पार्क, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में सेटअप हो रहा है एज अनाउंस बाय गवर्नमेंट रिसेंटली। तो भारत पार्क जो कि UAE में एस्टैब्लिश किया जा रहा है, उसका मेन पर्पस है टू फैसिलिटेट ट्रेड ऑफ इंडियन गुड्स। टू फैसिलिटेट इंडियन ट्रेड ऑफ गुड्स, इंडियन गुड्स की ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए भारत पार्क UAE में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। रिसेंटली इंडियन कॉमर्स और टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने इसको अनाउंस किया कि भारत के गुड्स के जो ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए UAE में इसको हम लॉन्च कर रहे हैं। इसके साथ ही एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, यानी कि सिंथेटिक एंड रेयन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल SRTEPC, इसको भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। वो पूछता है विच 2 एंटिटीज़ हैज़ बीन सिलेक्टेड एज रिसिपिएंट्स ऑफ राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 में कौन सी 2 एंटिटीज़ या फिर यूनिवर्सिटीज़ को ये अवार्ड दिया गया? तो जैन यूनिवर्सिटी और ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने रेसिपिएंट्स को अनाउंस किया राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 के लिए। जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि बेंगलुरु में स्थित है, और ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड, इन दोनों अवार्ड्स के लिए, इस अवार्ड के लिए दोनों को चयनित किया गया। ठीक है, यंग टैलेंट को और बडिंग टैलेंट को नर्चर और आइडेंटिफाई करने के लिए इनको चुना जाता है। साथ ही ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड ने CSR के ज़रिए स्पोर्ट्स में एनकरेजमेंट लाई, उसके लिए इन्हें यहाँ पे ये नेशनल स्पोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 हमें कहता है कि श्रीशेंदु मुखोपाध्याय हु वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ ड्यू टू विनिंग 2023 कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार इन प्रोलिफिक राइटर ऑफ विच लैंग्वेज। तो ये साउथ इंडियन नाम जज कर रहा है, इससे हम यहाँ पे मुखोपाध्याय यानी कि बंगाली नाम, वेस्ट बंगाल नाम ये साउंड कर रहा है, तो हम यहाँ से इसको पहचान सकते हैं, ये बंगाली होंगे। और इन्हें 2023 का कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बंगाली राइटर हैं, इन्हें 2023 में ये अवार्ड्स मिला है। अपने बंगाली लैंग्वेज में
इन्होंने अच्छा काम किया है, जिसके लिए इन्हें 2023 में कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमें कहता है कि प्रोफेसर BR कंबोज जो कि 14th MS स्वामीनाथन अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, ये किस फील्ड से रिलेटेड है? तो MS स्वामीनाथन है, जनरली हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये एग्रोनॉमी से रिलेटेड है, एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो BR कंबोज जो हैं वो वाइस चांसलर हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है। इन्हें MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है एग्रोनॉमी फील्ड में डेवलपमेंट्स के लिए। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वन हेल्थ वन वर्ल्ड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश में, उसमें इस अवार्ड को अनाउंस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हमसे पूछता है विच कंट्री रिसेंटली इम्पोज अ बैन ऑन इट्स सिटीजन फ्रॉम ट्रैवलिंग टू रशिया और यूक्रेन फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए रशिया और यूक्रेन जाने के लिए किस कंट्री ने अपने सिटीजन्स को बैन कर दिया गया है? तो ये कंट्री है नेपाल। नेपाल ने अपने सिटीजन्स को बैन कर दिया कि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए रशिया और यूक्रेन में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो युद्ध चल रहा है उन दोनों देशों के बीच में, ऐसे में उन्होंने इस पे बैन लगाया। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हमसे पूछता है हु हैज़ बीन नेम्ड एज द प्रेसिडेंट डेजिग्नेट फॉर 29th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 COP29, जिसे हम कह सकते हैं। तो 29th सेशन जो है COP29, उसका जो प्रेसिडेंट डेजिग्नेट है उसको किस देश के और किस व्यक्ति को चुना गया है? तो ये है मुख्तार बाबाएव। मुख्तार बाबाएव ये कौन से देश से हैं? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। COP29 कहाँ पे होने वाली ये भी हमें बताइए, और COP28 कहाँ हुई थी हमें ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। COP28 कहाँ हुई थी? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में देखिए। अबू धाबी में COP28 को ऑर्गेनाइज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। पृथ्वी विज्ञान जो एक स्कीम है यूनियन कैबिनेट के द्वारा जिसको अप्रूव किया गया, उसका ओवरऑल कॉस्ट क्या है? तो 4,797 करोड़ उसका ओवरऑल कॉस्ट है। जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की स्कीम है, जिसके ज़रिए 2021 से 2026 तक के अंतराल में अर्थ के वाइटल साइंस को ऑब्जर्व किया जाएगा। एक मॉडलिंग सिस्टम को डेवलप किया जाएगा जो कि वेदर, ओशन और क्लाइमेट हज़ार्ड्स के बारे में जानकारी देंगे, और ओशनिक रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी को किस तरीके से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, हार्नेस कर सकते हैं, उसको ये ध्यान देगा और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 50 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमें एक पूछता है विच ऑर्गेनाइजेशंस वर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनाइड रोबोट अलोहा। तो ह्यूमनाइड रोबोट एक अलोहा, तो उसके डेवलपमेंट में कौन सी जो कंट्रीज़ थी वो एसोसिएटेड थी? तो यहाँ पे गूगल डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन दोनों, यानी कि इस अलोहा जो कि एक ह्यूमनाइड रोबोट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, उसको लॉन्च करने में गूगल डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। किस सिटी ने होस्ट किया भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024? किस सिटी ने लॉन्च किया या फिर होस्ट किया? तो ये न्यू दिल्ली ने होस्ट किया इसको। कोऑर्डिनेटेड किसने किया? इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि EEPC इंडिया भी हम इसे कह सकते हैं। ये भारत मंडपम जो कि प्रगति मैदान में स्थित है, भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, वहाँ पे आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 52 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हमसे पूछता है हु हैव बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज CEO ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का CEO किसे नियुक्त किया गया? तो ये रघुराम अय्यर को IOA मतलब कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का CEO नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 53 हम इसी के साथ देखते हैं। अल उदैद एयरबेस ये कहाँ लोकेटेड है? सबसे पहले ये जानिए, अल उदैद एयरबेस जो है वो कतर में लोकेटेड है, और रिसेंटली USA ने इसको अपना मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पे एक्सटेंड करने की बात कही है आफ्टर, मतलब फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, अंदर 10 ईयर्स के लिए अल उदैद एयरबेस जो कि कतर में लोकेटेड है, वहाँ पे US आर्मी बनी रहेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 को हम देखते हैं। वी शोरार्ट्स मतलब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो कि है वो किसने बनाया है? ये इंडिया का मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। ये DRDO द्वारा निर्मित किया गया है लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स को डील करने के लिए, जो कि 6 किलोमीटर के दायरे में लोकेटेड की जा सकती हैं, और ये इंफ्रारेड इमेजिंग के ऊपर निर्धारित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 को हम देखते हैं। उड़ानती सीता नदी टाइगर रिजर्व ये कहाँ लोकेटेड? तो ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। उड़ानती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 56 को हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 56 हमसे पूछता है कितने अमाउंट ऑफ हाइड्रो पावर इंडिया ने एग्री किया है नेपाल से परचेज करने के लिए, जिसमें जो दोनों भी देशों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो भारत ने कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रो पावर नेपाल से परचेज करने के लिए एग्रीमेंट किया है। तो 10,000 मेगावाट का एग्रीमेंट हुआ है। 10,000 मेगावाट का एग्रीमेंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 57 हमसे पूछता है विच कंपनी हैज़ बीन कॉन्ट्रैक्टेड बाय डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 697 बोगी ओपन मिलिट्री बॉम्ब रेलवे वैगन्स फॉर द इंडियन आर्मी। बोगी ओपन मिलिट्री 697 बॉम्ब रेलवे वैगन्स को इंडियन आर्मी किस कंपनी से खरीदेगी या फिर किस कंपनी से लेगी? तो ये जुपिटर वैगन्स एलटीडी, जुपिटर वैगन्स एलटीडी को ध्यान रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 58 हमसे यहाँ पूछता है विच एलीट यूनिट ऑफ द इंडियन नेवी वॉज इन्वॉल्व इन द सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑफ 21 क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग 15 इंडियंस फ्रॉम द लाइब्रेरियन फ्लैग्ड वेसल MV लीला नॉरफ्लॉक रिसेंटली। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि मार्कोस मरीन कमांडोज ने इनको सेव किया, सेफली बचाया। और ये जो लाइब्रेरियन फ्लैग्ड वेसल थी इसका नाम था MV लीला नॉरफ्लॉक। ये किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन जो है उसे भी ऑप्शन में दे सकते हैं कि मरीन कमांडोज ने कौन से शिप से भारतीय क्रू मेंबर्स को बचाया। तो ये मरीन कमांडोज ने मार्कोस जिन्हें कहते हैं लाइब्रेरियन फ्लैग्ड वेसल MV लीला नॉरफ्लॉक से उन्हें बचाया। क्वेश्चन नंबर 59 हम यहीं पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हमसे पूछता है व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसेंटली साइंड MOU इंडिया और यूसैड के बीच में। इंडियन रेलवेज़ के लिए एक MOU साइन किया गया है। तो ये नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन 2030 तक इंडियन रेलवेज़ पहुंच जाए, इसके लिए यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूसैड और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में एक MOU साइन हुआ है, समझौता साइन हुआ है कि इंडियन रेलवेज़ को नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन पहुंचाया गया जाए 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 60 हमसे पूछता है जो हरित नौका गाइडलाइंस फॉर ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ इनलैंड वेसल्स है, ये इसका प्राइमरी फोकस क्या है? तो इसका नाम से ही जैसे हमें पता लग रहा है कि अडॉप्शन ऑफ इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस फॉर इंडियन वेसल्स के लिए ये लॉन्च किया गया है। वाटरवेज डेवलपमेंट जो कि चल रही है नेशनल वाटरवेज में, उसमें इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस डेवलप करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 को हम यहीं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हमसे पूछता है व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द फूड सिक्योरिटी स्कीम इन राजस्थान, जिसे पहले इंदिरा रसोई और योजना के नाम से जाना जाता था। राजस्थान की कौन सी फूड सिक्योरिटी स्कीम जिसका नाम चेंज किया गया है, जो पहले इंदिरा रसोई योजना के नाम से जानी जाती थी, अब जानी जाएगी श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से यहाँ पे जो ग्रांट है पर सब्सिडाइज मील उसको भी बढ़ा दिया गया है, साथ ही साथ जो भी मील का वेट है पर प्लेट उसे भी बढ़ा दिया गया है। चीफ मिनिस्टर कौन है राजस्थान के? श्री भजनलाल शर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 62 को हम यहाँ देखते हैं। ये हमसे पूछता है विच कैलेंडर डू सर्टेन ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेस फॉलो लीडिंग टू क्रिसमस बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन January 7th। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए दो कैलेंडर हैं, एक जूलियन कैलेंडर है, एक है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से क्रिसमस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन जूलियन कैलेंडर जो कि 13 दिन लेट चलता है ग्रेगोरियन कैलेंडर से, वहाँ पे क्रिसमस 7 जनवरी को मनाया जाता है। और ये रशिया और कुछ अदर ट्रेडिशनल कंट्रीज़ जो हैं ऑर्थोडॉक्स कंट्रीज़ उन्हें जूलियन कैलेंडर को मानती हैं और इसके हिसाब से क्रिसमस को सेलिब्रेट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 हमसे पूछता है एज पर यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट फॉर 2024 इंडिया का GDP ग्रोथ रेट क्या रहेगा? तो 6.2% रहेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि वर्ल्ड बैंक, IMF, WEF इन्होंने सब ने कुछ एस्टिमेट देते हैं, तो वन डे एग्जामिनेशन में ये एस्टिमेट पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। ये हमसे पूछता है वांचो वुडन क्राफ्ट जो है वो GI टैग मिला है, किस स्टेट से संबंधित है? तो वांचो वुडन क्राफ्ट अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों में इसे प्रैक्टिस किया जाता है। और ये वांचो वुडन क्राफ्ट जो है ये यूनिक है। कैसे? ये ह्यूमन हेड्स को फीचर करते हैं, टोबैको पाइप्स हेड शेप्ड बाउल्स के रूप में, और मग्स जिसमें कैरिंग हेड्स होते हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट बनता है। और जो अदर हैं हैंडमेड कारपेट्स बाय तिब्बतन शेल्टर्स, आदि के कीर जो कि अदरक की एक नस्ल है,
जो कि एक प्रजाति है उसको भी जियो टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 ये हमसे पूछता है किस कंपनी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट बे ऑफ बंगाल में ऑपरेट करने की अनुमति मिली है या ली गई है। ONGC। इससे पहले हमने देखा था ONGC को 7 में से 10 ब्लॉक भी एलोकेट किए गए थे। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है वो एक पेट्रोलीफेरस बेसिन है। ऑनशोर पार्ट जो है इसका 15,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है और ऑफशोर पार्ट जो है वो 25,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। और जो प्लेटफॉर्म है ये 70% ओन किया गया है शपूरजी पलोंजी ऑयल एंड गैस ने और 30% बाय मलेशियाज भूमि आर्माडा ने। क्वेश्चन नंबर 66 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में हमसे पूछा जाता है 30 डॉरडस बी, ये न्यूज़ में रहा ये क्या है। तो ये 30 डॉरडस बी जो है एक सुपरनोवा रेमिनेंट है, मतलब एक बचा हुआ सुपरनोवा है। सुपरनोवा जो कि स्टार के एक्सप्लोजन के बाद स्थिति रहती है वो है। तो ये कहाँ सिचुएटेड है, ये नासा की चंद्रास एक्स रे ऑब्जर्वेटरी ने ऑब्जर्व किया लार्ज मैक्लेनिक क्लाउड है जो कि एक सैटेलाइट गैलेक्सी है मिल्की वे में, वहाँ ये लोकेटेड है। 30 डॉरडस बी एक सुपरनोवा रेमिनेंट है। क्वेश्चन नंबर 67 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 हमसे पूछता है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट US स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून सरफेस सिंस अपोलो 17 इन 1972। तो अपोलो 17 1972 के बाद पहला ऐसा US से स्पेसक्राफ्ट जो कि मून पे लैंड हुआ है, इसका नाम है पेरिग्रीन मिशन 1। पेरिग्रीन मिशन 1 ये 1 फरवरी 2023 को वहाँ पे लैंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 हमसे पूछता है किस IIT ने वर्क फॉर फूड सोल्यूशन को डेवलप किया है जिसमें मिनिमम वेजेस की दी जाएंगी फूड डिलीवरी वर्कर्स को। तो IIT दिल्ली ने इसे डेवलप किया है वर्क फॉर फूड सोल्यूशन, जहाँ पे फूड डिलीवरी जो एजेंट्स हैं वर्कर्स हैं उन्हें मिनिमम वेजेस प्रोवाइड की जाएंगी IIT दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 हमसे पूछता है कौन सी कंट्री ने रिसेंटली अनाउंस किया है ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया, तो ये डेनमार्क ने लॉन्च किया है जिससे कि एनर्जी सॉल्यूशन जो है सस्टेनेबल तौर से डेवलप हो पाए। डेनमार्क ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI लॉन्च किया है। इंडिया का जो गोल है कार्बन न्यूट्रलिटी का वो 2070 तक है और डेनमार्क का 2030 तक। ध्यान देने वाली बात, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया डेनमार्क और ये कार्बन न्यूट्रलिटी वाला। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है किस कंपनी ने रिसेंटली पेटेंट लिया है अपनी सोलर फ्लोर मिल इनोवेशन के लिए। तो शक्ति पंप्स ने इसका पेटेंट लिया है, शक्ति पंप्स। क्वेश्चन नंबर 71 किस स्टेट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है एक सोशल वेलफेयर स्कीम जिसका नाम है योगाश्री किसने लॉन्च किया है, ये वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत फ्री ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा SC एवं ST स्टूडेंट्स को स्टेट में जो कि विभिन्न एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। तो योगाश्री वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान देने वाली बात। क्वेश्चन नंबर 72 को अगर हम देखें तो किस रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वारो आया, किस रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वारो ने दस्तक दी। तो ये मेडागास्कर ने वहाँ पे अपने कदम रखे। मेडागास्कर कंट्री में ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वारो की उपस्थिति दर्ज की गई। क्वेश्चन नंबर 73 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 हमसे पूछता है विच इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स, जो कि किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में स्टार्ट हुए। तो ये ध्यान रखें, गोवा मत मार्क करके आना, दमन एंड दीव में इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया। कौन सी बीच पे, गोगाला बीच पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पूछता है हमसे इन रिस्पॉन्स टू वार्मिंग ओशियन व्हाट अडेप्टेशन स्ट्रेटजी हैव वुमेन इन ज़ांज़ीबार अडॉप्टेड टू ओवरकम चैलेंजेस। तो वुमेन जो है ज़ांज़ीबार केनिया में तंजानिया में उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है क्लाइमेट वार्मिंग ओशंस से अडेप्ट करने के लिए। तो एम्ब्रेसिंग क्लाइमेट रेजिलेंट स्पॉन्ज फार्मिंग, तो स्पॉन्ज फार्मिंग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बन जाता है। स्पॉन्ज फार्मिंग क्या होता है, एक लिविंग एनिमल्स होते हैं, इंट्रिकेट स्ट्रक्चर होता है
और माइक्रोस्कोपिक पंप की तरह काम करते हैं ओशन के वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। ये उसमें से इम्प्योरिटीज़, सीवेज सब कुछ रिमूव कर देते हैं। सीवीड से अलग है क्योंकि सीवीड से हटकर ये क्लाइमेट चेंज की तरफ रेजिलियंस पेश करते हैं और मिनिमल मेंटेनेंस रिक्वायर होता है इनको कल्टीवेट करने के लिए, और ये मार्केट प्राइस इनके काफ़ी हाई है। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 हमसे पूछता है कि बिम्सटेक जो कि उसका फोर्थ सेक्रेटरी बिम्सटेक का किसे घोषित किया गया है, तो इंदिरा मनी पांडे को फोर्थ सेक्रेटरी ऑफ बिम्सटेक। बिम्सटेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्सटेक में कौन कौन से देश शामिल हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 हमसे पूछता है कि पहला विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब स्काई ड्यू क्या है? एक हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन बलून है जो कि इजरायली देश ने डिप्लॉय किया था स्ट्रेटेजिक या फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए हिजबुल्ला मिलिटेंट्स के खिलाफ। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए कि 250 किलोमीटर तक के दायरे में ये इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकता है स्काई ड्यू इजरायली हाई एल्टीट्यूड बलून। क्वेश्चन नंबर 77 हमसे पूछता है विच इंडियन इंस्टीट्यूट्स कोलैबोरेटेड विद द मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग ऑफ नोथापोडाइट्स निमोनिया प्लांट सेल्स टू एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग कैम्प्टोथेसिन। तो कैम्प्टोथेसिन एक एंटी कैंसर ड्रग है और एक प्लांट सेल होता है नोथापोडाइट्स निमोनियाना। तो कौन से IITs ने इसमें कोलैबोरेट किया? तो IIT मद्रास और IIT मंडी ने। ये कैंसर को ट्रीट करने में हेल्प कर सकती है। कैम्प्टोथेसिन जो एक एंटी कैंसर ड्रग है। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 हमसे पूछता है तो ग्लोबल सरफेस एयर टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो गया रिलेटिव टू द लेवल्स ऑफ 1850-1900 कंपेयर टू 2023। तो इसमें जो इंक्रीज देखा गया ग्लोबल सरफेस एयर टेम्परेचर में वो 1.48 डिग्री सेल्सियस का देखा गया। 1.48 डिग्री सेल्सियस का ओवरऑल देखा गया। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ICD-11TM मॉड्यूल 2? तो इसका प्राइमरी पर्पस है मॉडर्न बायोमेडिसिन को क्लासीफाई करना। WHO ने इसे अपनाया है ICD-11TM मॉड्यूल, जिसके अंदर मॉडर्न बायोमेडिसिन को क्लासीफाई करने का दायित्व लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन पार्ट 1 के लिए हम देखते हैं। ये हमसे पूछता है कि सियामांग गिबन्स जो हैं वो रिसेंटली न्यूज़ में थे, ये किस लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं किस लिए? अपनी सिंगिंग वॉइसेस के लिए जाने जाते हैं सियामांग गिबन्स, जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के रेन फॉरेस्ट के नेटिव हैं, वहाँ एंडेमिक हैं और अपनी यूनिक पावरफुल सिंगिंग वॉइस के लिए जाने जाते हैं। इसी के साथ आप बताइए कि इंडिया में कौन से गिबन्स पाए जाते हैं जो कि इंडिया के एकमात्र एप हैं। तो आप ये कमेंट सेक्शन बताइए। ये सीरीज़ आपको कैसे लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन बताइए। इसको हम कंटिन्यू करें नहीं करें इसकी फीडबैक आप ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।